नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका आज की खबर में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियां, मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ऋषि सुनक ने रचा इतिहास, भारतीय मूल के बने पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अर्थव्यवस्था को जल्द पटरी पर लाने का वादा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा, पर्चों की जांच 27 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर तक नाम वापसी, 12 नवंबर को नई विधानसभा के लिए होगा मतदान। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, सतरंग पड़ा कमजोर, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश। तूफान के कारण अब तक बांग्लादेश में 18 की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मन राष्ट्रपति पहुंचे राजधानी कीव। यूक्रेन के साथ एकजुटता का दिया संदेश। नई मार्शल योजना पर जर्मनी ईयू ने शुरू किया काम। और अद्भुत खगोलीय घटना, सूर्य ग्रहण। देश के कई हिस्सों में दिखा आंशिक सूर्य ग्रहण। खगोल प्रेमियों ने देखी सूरज की आंख मिचौली। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। राज्य सभापति जगदीप धनखड़ ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पर विचार करने वाली संसद की स्थायी समिति का कार्यकाल 24 अक्टूबर से 3 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी। भारत 2025 से हरित ऊर्जा का निर्यात शुरू कर देगा और पहली खेप सिंगापुर के बिजली संयंत्र को भेजी जाएगी। भारतीय कंपनी और सिंगापुर की ऊर्जा कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र और राज्यों को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाने से कम 60 दिन पहले वे मसौदा विधेयकों का प्रकाशन सरकारी वेबसाइट पर करें। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समीक किदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केन्या सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में केन्या के उच्चायुक्त भी दोनों व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, लेकिन अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों ने प्रदूषक तत्वों को तेजी से जमा होने से रोका और स्थिति पिछले वर्षों से अपेक्षाकृत बेहतर रही। देश में बीते 196 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे कम 862 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद घटकर 22,549 रह गई। शेयर बाजार में पिछले 7 कारोबारी सत्रों में जारी तेजी पर आज विराम लग गया और बीएसई सेंसेक्स 287.70 अंक टूटकर बंद हुआ। निफ्टी 74.40 अंक यानी कि 0.42% की गिरावट के साथ 17,656.35 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में अंतरिम प्रभारी राजदूत नियुक्त किया है ताकि दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि उनका देश चीन की आक्रामक धमकियों के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने सीपीसी महासम्मेलन में दोहराया था कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिका के सेंट लुइस में एक बंदूकधारी ने एक हाई स्कूल में घुसकर एक शिक्षिका और एक किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में 6 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान वो हमलावर भी मारा गया। और अब खबरें विस्तार से। ऋषि सुनक ने महाराजा चार्ल्स
तृतीय के साथ मुलाकात के बाद औपचारिक रूप से भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले उन्हें दिवाली के दिन निर्विरोध कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुना गया। महाराजा से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए महाराजा चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कुछ गलतियां हुई थीं और उन्हें दुरुस्त करने के लिए उन्हें चुना गया और गलतियों को ठीक करने का काम तुरंत शुरू हो रहा है। ऋषि सुनक ने कहा कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से निपटने का आपसे वादा करता हूं। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this. वो पिछले 210 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। सुनक ने ऐसे समय में सत्ता की कमान संभाली है जब ब्रिटेन धीमी गति से विकास, उच्च मुद्रास्फीति, यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और बजट घाटा जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की वित्तीय विश्वसनीयता को कमजोर किया है। उनका पहला काम ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विश्वसनीयता को बहाल करना होगा, क्योंकि निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस की करों में कटौती किए जाने की योजना और एक महंगे ऊर्जा मूल्य गारंटी ने बॉन्ड बाजार को झकझोर दिया। उसके पास कर दरों को बढ़ाने और खर्च में कटौती करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जो अलोकप्रिय होगा और इसके अप्रत्याशित राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। इससे पहले निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सुबह 10 बजे डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और उसके बाद उन्होंने महाराजा को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, ऋषि सुनक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। आने वाले दिनों में हम अगर चुनौतियों की बात करें तो बड़ी चुनौतियां उनके सामने क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ऋषि सुनक के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एकता को स्थापित करना, और जिस तरह से आपने देखा कि बोरिस जॉनसन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि लिज ट्रस ने उनके समर्थन का वादा किया है और पेनी मॉर्टन ने भी उनको समर्थन देने की बात कही है। तो बोरिस जॉनसन आगे क्या करेंगे? कंजर्वेटिव के अंदर, पार्टी के अंदर कोई मतभेद होगा, इस मतभेद को पूरी तरह ख़त्म करना और अगले चुनाव के लिए 2024 में जो चुनाव होने वाला है, आम चुनाव, उस आम चुनाव की तरफ पार्टी को ले जाना एक बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। और निश्चित तौर पर जैसे ही आपने देखा कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की बात शुरू हुई तो पाउंड का मूल्य थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन का बाजार है, ब्रिटेन के बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनक के प्रति थोड़ी आशा है। अब उस आशा को और ज़्यादा प्रभावी बनाना और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जिसमें कि लोगों को रोजगार भी मिले, लोगों को बहुत बड़ी महंगाई का सामना न करना पड़े, लेकिन वहाँ के कॉरपोरेट जगत में भी एक विश्वास पैदा हो, यह उनकी दूसरी बड़ी आर्थिक चुनौती है। और तीसरी बड़ी चुनौती है जो रणनीतिक चुनौती है, जो रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है, और उस रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में किस तरह का तालमेल स्थापित करके ब्रिटेन में जो ऊर्जा का संकट है और उसके अलावा जो टकराव को कैसे रोका जा सकता है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, रणनीतिक चुनौती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि बोरिस जॉनसन जाके यूक्रेन में सैनिकों के साथ टहलते भी थे, उसके चलते जो ब्रिटेन की एक स्थिति बनी थी कि पूरी तरह जो रूस के खिलाफ है, वैसे में ऋषि सुनक किस तरह की कोई कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं उस युद्ध को खत्म कराने के लिए, यह एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, बड़ी चुनौतियां हैं। 3 बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और अखिलेश जी, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर हम भारत ब्रिटेन के संबंधों को आने वाले दिनों में देखें तो आप उसे कैसे देखते हैं और क्या कुछ खास उसमें देखने को मिल सकता है?
निश्चित तौर पे ऋषि सुनक के आने के बाद भारत के अंदर भी एक आशा की किरण जगी है, इसलिए कि देखिए जब लिज ट्रस बनी थी तो लिज ट्रस के बनने के कुछ ही दिन बाद उनकी जो गृह मंत्री ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें कि इलीगल माइग्रेंट की बात कही थी उन्होंने, और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रिटेन और भारत के बीच में जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जो विजन 2030 है, जिसमें कि भारत और ब्रिटेन को साथ मिलकर न सिर्फ पूरी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का, कोविड पश्चात अर्थव्यवस्था को बनाने का, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत करने की बात है। तो यह भारत के अंदर यह माना जा रहा है कि ऋषि सुनक चूंकि भारत को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ब्रिटेन को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और एक कह सकते हैं कि पूंजी के मामले में वो एक प्रबंधक की भूमिका में है, सीईओ की भूमिका में है, तो भारत के अंदर ये जो संभावना है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे, पहले से ज़्यादा सुगठित होंगे, और निश्चित तौर पर भारत में इससे आशा की किरण है। बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम आज पूरा हो गया। राज्य में नई विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। 68 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए अभी तक कई प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। पर्चों की जांच 27 अक्टूबर को की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और चक्रवाती तूफान सतरंग और कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम, मेघालय और नागालैंड में भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल तूफान बांग्लादेश को पार कर गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी थी। चक्रवात सतरंग के कारण बांग्लादेश में 18 लोगों की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी में बने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सतरंग के बांग्लादेश के तट की ओर बढ़ने से पहले अधिकारियों को हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था। चक्रवात के प्रभाव के चलते देश भर में भारी बारिश हुई, जिससे दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों के कई इलाकों में जलभराव हो गया। इसी बीच 65 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ हवाएं चली। चक्रवात कमजोर पड़ गया है। हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई। सरकार ने मछुआरों के समुद्र में जाने पर नदियों में नौकाओं की आवाजाही पर रोक लगा दी। 3 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया और अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया। चक्रवात की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इससे पहले असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में आज भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप को ब्रिटेन से लेकर भारत तक सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता 1 घंटे से अधिक समय तक टेक्स्ट और वीडियो संदेश भेजने और पाने में असमर्थ रहे। सेवाएं बाधित होने के बीच व्हाट्सएप ने कहा था कि वो बहाली के लिए काम कर रहा है। मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हमें जानकारी है कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या आ रही है और हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने पर काम कर रहे हैं। और इसी बीच ट्विटर पर #व्हाट्सएप डाउन ट्रेंड करने लगा और कई उपयोगकर्ताओं ने इस मुद्दे पर मजेदार मीम शेयर किए। डाउन डायरेक्टर ने बताया कि करीब 29,000 उपयोगकर्ताओं ने व्यवधान की शिकायत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सही शिक्षा और सोच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत निश्चित रूप से फिर से विश्व गुरु बनेगा। राजस्थान में सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व के कल्याण की बात कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े संकट कोरोना काल में भी भारत ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए पूरी दुनिया की सेवा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जल्द ही 1 दशक के अंदर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। संविधान निर्माताओं की कल्पना थी कि राज्यसभा अपने आचरण से, अपने कार्यकलापों से, अपनी दूरदृष्टि से देश को एक नई दिशा दे।
यहां से मैं शक्ति लेकर जा रहा हूं कि राज्यसभा के हर सदस्य को मैं प्रेरित करूंगा, उनसे अनुशंसा करूंगा कि उनका व्यक्तिगत आचरण, उनका सामूहिक आचरण भारतीय सिद्धांतों को दिखाए और आम जन के लिए अनुकरणीय हो। राजस्थान दौरे पर माउंट आबू पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी गए, जहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति दिलवाड़ा जैन मंदिर में कलाकृतियों को देखकर अभिभूत हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यक्रम के बाद नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी में मंदिर पहुंचे और भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण फसलों के नुकसान के आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना के हरोली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से आज प्रदेश फार्मा हब बनकर उभरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बारगी संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 पेश की है। योजना 26 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक चलेगी। तमिलनाडु के उक्कडम में एक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद कोयम्बटूर शहर में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में बीती रात बस में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान बस के ड्राइवर और हेल्पर के रूप में हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। देश के विभिन्न हिस्सों में आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण देखा गया। आंशिक सूर्य ग्रहण देश के कई हिस्सों में दिखा। श्रीनगर में सूर्य का अधिकतम धुंधलापन 55% देखा गया। दिल्ली में ग्रहण की शुरुआत शाम 4:29 पर हुई। खगोल विज्ञान प्रेमियों ने चंद्रमा द्वारा सूर्य के प्रकाश दायरे को ढक लेने के इस आकाशीय नजारे को टकटकी लगाकर बड़ी रुचि के साथ देखा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और जब तीनों आकाशीय पिंड एक रेखा में आ जाते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है। सूर्य ग्रहण के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी और कुरुक्षेत्र के पवित्र सरोवरों में स्नान किया। कुरुक्षेत्र में शाम 4:27 पर और शाम 5:39 के बीच ग्रहण रहा।
मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र के पवित्र सरोवरों में स्नान करना शुभ माना जाता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार कीव पहुंचे। उनकी ये यात्रा यूक्रेन युद्ध के 9वें महीने में प्रवेश करने और रूस के डर्टी बम के हमले की निराधार धमकी के बीच हो रही है। राष्ट्रपति स्टाइनमायर ने कीव पहुंचने पर कहा कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल और रॉकेट के हमलों के बीच मेरा यहाँ पे आना अहम है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ एकजुटता का संदेश देगा। जर्मनी के राष्ट्रपति स्टाइनमायर तीसरी कोशिश में यूक्रेन पहुंचे। अप्रैल में भी जर्मन राष्ट्रपति की अपने पोलैंड और बाल्टिक समकक्षों के साथ यूक्रेन जाने की योजना थी, लेकिन विदेश मंत्री रहने के दौरान रूस से नजदीकी की वजह से होने वाले विरोध के कारण वो नहीं जा सके। पिछले सप्ताह भी सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था। और अब खेल की खबर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और थॉमस कप विजेता टीम का हिस्सा रहे एचएस प्रणय बैडमिंटन विश्व महासंघ की विश्व रैंकिंग में महिला और पुरुष एकल में एक स्थान के फायदे के साथ क्रमशः 5वें और 12वें स्थान पर पहुंच गए। अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान टखने में लगी चोट के कारण तब से प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से दूर पीवी सिंधु के 26 टूर्नामेंट में 87,218 अंक हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की पूर्व खिलाड़ी सिंधु ने 3 साल बाद शीर्ष 5 में दोबारा जगह बनाई। वहीं पुरुष एकल में एचएस प्रणय ने डेनमार्क ओपन 750 टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के बाद से रैंकिंग में आगे बढ़ना जारी रखा। प्रणय के 26 टूर्नामेंट में 64,330 अंक हैं। और इन खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में मनाई गई दीपावली की खूबसूरत तस्वीरों के साथ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मौजूद रहीं। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। सच्चे सब सपने लगते गए, बेगाने अपने लगते गए। अपनों से मुंह मोड़िए ना, सपनों के पीछे दौड़िए ना। करिए ना, हाँ करिए ना, करिए ना कोई वादा किसी से करिए ना। करिए करिए हो, तो वादा फिर तोड़िए ना, तो वादा फिर तोड़िए ना। Sa sa re sa sa, ga ma ga re sa re sa sa.